नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारी कॉटन इंडस्ट्री की, जूट इंडस्ट्री की, और आज हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिस्ट्री से बहुत तगड़ा रिश्ता है इसका, आयरन भी है और स्टील भी है। तो जितने बच्चों को आयरन और स्टील दोनों नहीं पसंद है वो बिल्कुल ना डरे इस टॉपिक से, क्योंकि हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, आयरन और स्टील की केमिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, ये तो थी फालतू बात। अब आते हैं काम की बात। काम की बात पे स्टूडेंट्स, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को कहा जाता है भारत की बैकबोन, इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन। नाउ क्वेश्चन मार्क इज, जो क्वेश्चन आता भी है बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, why iron and steel industry is known as the backbone of Indian economy। ये क्वेश्चन आता है और आया था, आप खोल के देख लेना और आगे सैंपल पेपर्स। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ऐसे नहीं पूछते गिव शॉर्ट नोट ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ना ही ऐसे पूछते हैं फीचर्स बताइए, सीधा पूछते हैं कि क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है भारत। इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे रीजंस, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जब हम भारत का, कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमने आयरन और स्टील में किया है। जितना प्रोडक्शन और जितना कंजम्पशन हमारा आयरन और स्टील का होगा, उतनी ही बढ़िया हमारे कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स होगा। अब ऐसा क्यों? आप ध्यान दो, छोटी से लेके बड़ी हर चीज आयरन और स्टील पे डिपेंडेंट है। अगर आप कोई छोटी इंडस्ट्री खोल रहे हो, आप उसमें मशीन लगाओगे, मशीन किससे बनेगी? आयरन से बनेगी। बड़ी इंडस्ट्री खोल रहे हो, मशीन लगाओगे, आयरन से बनेगी। मीडियम स्केल भी खोल रहे हो, आयरन मशीन की जरूरत तो पड़ेगी ना। आजकल बिना मशीन के कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री रन नहीं कर रही है, और अगर उसमें मशीन लगाई है तो उसमें आयरन और स्टील का इस्तेमाल हुआ है। आती है बात समझ में? चलो, अगर कोई बच्चा, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी ये टॉपिक, और हुआ एक बच्चा उठ के बोला कि मैम अगर मान लीजिए मुझे लेबर लगाना है, मैं खेती में अपना इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरी कहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री का इस्तेमाल है? बहुत ही मासूम सा सवाल था उस बच्चे का, लेकिन जवाब बहुत ऑब्वियस था। आप एग्रीकल्चर में भी अगर काम कर रहे हो तो वहां आप टूल्स का इस्तेमाल करते हो ना, वहां आप ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हो, हाउ जाओ डिगिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हो, तो किसकी बनती है वो? डेफिनेटली मिनरल से बनती है। मिनरल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मिनरल होता है मशीन्स के मामले में, टूल्स के मामले में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली बात। अब आते हैं थोड़ा से फैक्ट्स और फिगर्स पर। फैक्ट्स और फिगर्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 2014 के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, हमने कितना टन क्रूड आयरन और स्टील प्रोड्यूस किया है। 86.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील का प्रोडक्शन हमने किया है, और उस वक्त 2014 में हम पूरे वर्ल्ड के 4th नंबर के प्रोड्यूसर थे। वी वर रैंक्ड 4th इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो कौन सी ऐसी सेक्टर है या कौन सा ऐसा कंपनी है जो सबसे ज्यादा इसमें डील करता है? बेटा दोनों है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। पब्लिक दोनों का हम एक बहुत बड़ा वाला डोमेन पढ़ेंगे। अगर मैं सबसे पहले पब्लिक का बताऊं तो सेल इंडिया। सेल इंडिया हमारा पब्लिक सेक्टर का कंपनी है जो आयरन और स्टील में डील करता है। 1 मार्क क्वेश्चन आ गया आपका, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का नाम बताइए जो आयरन और स्टील में डील करती हो। सेल, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, यहीं से ध्यान से मुझे एक बात याद आई। प्रीवियस लेक्चर में जितने बच्चे रेगुलरली बने हुए हैं, कनेक्टेड हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए छोटा सा रिवीजन सेशन रखते हैं आज। ये बताइए, पहली जूट मिल कब और कहां स्टैब्लिश हुई थी? सोचो, चलो जवाब मैं दे देती हूँ। आंसर है रिश्रा में हुई थी इन कोलकाता इन 1859। इसी के साथ पहली कॉटन मिल कहां स्टैब्लिश हुई थी और कब हुई थी? फिर से मुझे उम्मीद है आप सबको आंसर मिल गया होगा, और आंसर है मुंबई इन 1854। ठीक है, चलो ये रिवीजन सेशंस में रखती रहती हूँ आप, ताकि पीछे पीछे का सब याद करते रहो, इंपॉर्टेंट वाला, स्पेशली 1 मार्क। तो अब ये 1 मार्क फिर से याद रखना, पब्लिक सेक्टर आयरन और स्टील की इंडस्ट्री से
अच्छा, कौन सा रीजन ऐसा है भारत में जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रखता है आयरन और स्टील की? देखो, आयरन और स्टील कोई ऐसी तो चीज है नहीं जैसे आप खुद से बना लोगे। स्टील इज अलॉय बट आयरन इज नॉट एन अलॉय। आयरन इज प्योर मिनरल, वो तो मिलता है ना, आप निकालते हो उसको ओर से। कहां से निकालोगे? सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन भारत में कहां मिलता है? तो बड़ा ही 1 मार्क और बड़ी इंटरेस्टिंग आंसर है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। वी हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशंस ऑफ आयरन एंड स्टील ओवर देयर। ठीक है, अब हमने कहा कि 4th हम रैंक कर रहे थे 2014 में इन प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील। तो नंबर 1 कौन है? ये मैंने कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि नंबर 1 ऑटोमेटिकली आंसर में आ जाता है जब हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पढ़ रहे होते हैं। नंबर 1 इज चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ दिस इंडस्ट्री इन प्रेजेंट सिनेरियो। आज के सिनेरियो में अगर हम सबसे बड़ी कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो आता है चाइना। ठीक है, साथ में अब हमने पब्लिक सेक्टर तो देख लिया, हमने कुछ एनालिसिस देख लिए, हमने ये देख लिया कि भाई बैकबोन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। पर प्राइवेट सेक्टर में कौन सबसे बढ़िया डील कर रहा है, जिसको हीरो कहा जाता है इस इंडस्ट्री का? भाई सबने इसका नाम सुना है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने टिस्को का नाम ना सुना हो। दिस इज टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो ये कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा 10th स्टैंडर्ड में जिसने टिस्को का नाम ना सुना हो। दिस इज TISCO। ये 8th स्टैंडर्ड से बच्चों को बढ़ा दिया जाता है। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जब कहते हैं मैम नहीं सुना, तो मैं डाइजेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कहेंगे तो मुश्किल है। चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं टिस्को की, क्योंकि टिस्को पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये शॉर्ट नोट ऑन टिस्को आ चुका है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। गिव फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ टिस्को। चलिए टिस्को की बात करते हैं, बहुत शुरू से पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसमें मैंने आज बोर्ड खाली रखा है, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखे, फीचर्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ लिख देती हूँ, आप उतार लेते हैं, ठीक है, और उसको रट लेते हैं। आज रटने वाला कोई काम नहीं, आज बढ़िया सी कहानी है टिस्को से जुड़ी हुई, और वो जरूर सुनिएगा। वो सुनेंगे तो आप टिस्को के बारे में अपने आप जान जाएंगे और अपने आप लिख पाएंगे। देखिए, आप सब जमशेद जी टाटा को जानते होंगे, ठीक है। जमशेद जी टाटा जो टिस्को कंपनी में उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने अपने जीवन का जो संघर्ष लगाया है टिस्को बनाने में, वो उनके पिताजी का सपना था। अब हुआ क्या था, 14 साल की उम्र से जमशेद जी टाटा बहुत आतुर थे कि वो अपने पिता का वो सपना पूरा करना चाहते हैं। उनकी जो लगाई हुई छोटी सी शुरुआत है भारत में इंडस्ट्रीज की, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लीग में उन्होंने एक ऑयल की मिल खरीदी थी जो बेची गई थी मुंबई में। उन्होंने ऐसे ही खरीद ली, 1-2 साल चलाई थी, उसके बाद उन्होंने भी बेच दी। उन्होंने सोचा अच्छा पैसा मिल जाएगा बाद में, इसलिए इस उम्मीद से उन्होंने उस मिल को फिर बेच दिया था। उनको पैसा भी मिला। जा रहे थे वो यूं ही सड़क पर, और एक बड़ा सा उस समय का ब्रिटिश राज का एक होटल था, वहां जा रहे थे, और उसके दरवाजे पे क्या टैग लगा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये पढ़ते ही उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि इससे बड़ा होटल मैं खोलूंगा यहाँ पे, वेयर ब्रिटिशर्स विल नॉट अलाउड। ठीक है, और आज आप उस होटल को ताज होटल के नाम से जानते हैं। तो वो उनका एक, मैं कहूँ, एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन था और एक जवाब था, एक तमाचा था ब्रिटिश के मुंह पे, जिसको आज हम एंजॉय करते हैं एज अ लग्जरी। ये तो उनका एक सफलता का एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है आपको। मुंबई में ही उनकी पढ़ाई चल रही थी, वहीं के किसी कॉलेज से, और तभी उनकी शादी हो जाती है, और इस दौरान वो अपना सपना है वो चालू रखते हैं। उसके बाद कुछ और कंपनीज वो खोलते हैं। उनका सिर्फ आयरन और स्टील में नहीं रहा है, आज बहुत सारी यूनिट हैं टाटा की जो आप जानते हो, टाटा के नाम से चलती हैं, ठीक है। तो सारी यूनिट्स उन्होंने उस पर वर्क अपॉन किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी विदेश यात्राएं की। विदेश यात्रा उन्होंने स्पेसिफिकली आयरन और स्टील कंपनी भारत में खोलने के लिए की थी। उनका सपना था कि उस समय चाइना और आजू बाजू के देश बहुत बढ़िया डील कर रहे थे आयरन और स्टील में, और वो चाहते थे कि भारत भी उसे टक्कर की जो है वो उपलब्धि हासिल करे इस एरिया में। तो वो काफी भ्रमण किए, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज गए, उन्होंने सर्वे किया, एंड देन उन्होंने जब बातचीत की तो लोगों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें जरूरत ये ढूंढना कि भारत में भैया स्टील मिलेगा कहाँ। बहुत ढूंढा, बहुत सर्वे किया। 3 साल तक अपनी बड़ी मुशक्कत करने के बाद, दर दर घूमने के बाद, टक्करे खाने के बाद, आपको पता है इतना पैसा था जमशेद जी के पास, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने
अपने पिता के राज और रॉयल और लैविश लाइफस्टाइल को छोड़ के उन्होंने संघर्ष की जिंदगी अपनाई। 3 साल तो उन्होंने बुरी हाल में संघर्ष किया है और ढूंढा ही भारत में कहाँ आयरन स्टील मिलेगा। फाइनली एक जगह उन्हें मिलती है जिसका नाम है सब्जी नगर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, सबको याद रहेगा सब्जी नगर। और ये ट्राइबल सोसाइटी थी बच्चों, ये ट्राइबल सोसाइटी थी और यहाँ सब कुछ था। यहाँ पे एक नदी थी, एक सुंदर सा व्यू था, नेचर था, बहुत खाली लैंड था। ट्राइबल में तो आप जानते ही हो, ट्राइबल एरियाज में कोई बड़ा जो मेकओवर नहीं होता है जगह का, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, अर्बनाइजेशन नहीं होता, वो लोग नेचर में खुश रहते हैं। तो वैसी सी उन्हें जगह मिली, साथ में उन्हें वही मिल गया आयरन का ओर। ये तो उनका सपना पूरा होने, मैं समझ लो ही वाज वेरी नेक्स्ट, अपने ड्रीम पूरा कर सकते थे वो। पर बहुत दुख की बात है कि कुछ साल के बाद उनकी डेथ हो। अपनी आंखों के सामने जिस सपने के लिए वो जी रहे थे उसको पूरा नहीं कर पाए। तो उनका सपना, ये आयरन और स्टील जिसको खोलने का किसने पूरा किया? वो पूरा किया उनके बेटे ने। ठीक है, उनके बेटे ने वहीं पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री सेटअप करी, जिसको सब्जी नगर के बाद जिस वजह से उस जगह का नाम बदल के टाटा नगर रख दिया गया था। और आज आप इस जगह को जमशेदपुर नाम से जानते हो क्योंकि उसकी खोज ही करी थी जमशेद जी। सब्जी नगर को कोई नहीं जानता था एक्सेप्ट ट्राइबल पीपल, जो लोग वहां रहते थे। लेकिन बाद में जमशेद जी ने जब एक बार उसको खोज निकाला तो आज वो प्रसिद्ध है और भारत का वन ऑफ रिनोन्ड इंडस्ट्रियल सेंटर है जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी टाटा के नाम पर पड़ा हुआ है और जिसको हम पहले टाटा नगर के नाम से भी जानते थे क्योंकि वहां पे उन्होंने अपना प्लांट लगाया आयरन और स्टील का। और यू वोंट बिलीव, वो प्लांट लगाने के बाद जिस टाइम जमशेद जी पूरी मुशक्कत कर रहे थे, हम ब्रिटिश राज में थे, जब उनके बेटे आ गए ना, वो टाइम आ गया था कि एक दौरान उस समय उनके बेटे के समय ये दौर चल रहा था कि ट्राइबल पीपल से ना जबरदस्ती पेड़ कटवा के रेलवे ट्रैक बनवाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा था एट नेग्लिजिबल और फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत में उस वक्त रेलवेज की एक ललक थी कि हम क्यों नहीं रेलवे का प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं और हम क्यों नहीं ट्रांसपोर्टेशन को एनहांस कर सकते हैं। वहीं पर जो हमें रिक्वायरमेंट मिली वो मिली स्टील की कि भाई आयरन का हम और स्टील का हम प्लेटफॉर्म लगाएंगे, हम जो है वो जो आपकी रेलवे लाइंस होती हैं वो वुडन के लिए बनाएंगे। अब उस लेवल का स्टील और आयरन भारत को कौन देगा कि भारत में रेलवे ट्रैक्स पड़ पाए? वो देने वाला था इतना लार्ज अमाउंट में जो कोई आयरन और स्टील प्रोड्यूस कर रहा था और कंजम्पशन के लिए भारत को दे रहा था, दैट वाज टिस्को। जिस समय वॉर चल रहा था, टिस्को ने पीठ पीछे ब्रिटिशर्स के भारत में पूरी रेलवे लाइंस बिछा दी थी, ऑल बिकॉज ऑफ टिस्को। और टिस्को ही वो वजह बनी, रेलवे ट्रैक्स का वो ट्रांसपोर्टेशन का वो एनहांसमेंट ही वो वजह बनी कि हम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन के उभर पाए, एंड ऑल थैंक्स टू टिस्को। और आज भी अगर हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इतना लार्ज लेवल का स्टील, 4th पे हम रैंक कर रहे हैं, तो वो अकेले हम सेल की वजह से रैंक नहीं कर रहे हैं, हम रैंक कर रहे हैं हमारी सारी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का मिलके काम करने की वजह से। ठीक है, तो ये था सफर टिस्को के यहाँ तक पहुंचने का, टिस्को की हिस्ट्री का, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लगने का। देखिए एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन आयरन और स्टील के बारे में दी हुई है, आपको सारी इंफॉर्मेशन रट्टा नहीं मारनी है। ठीक है, बस वही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, समझने हैं, उनके बारे में जानना है जो जरूरी है, जिनको मैंने यहाँ लिखा भी है और टिस्को की कहानी मैंने आपको बताई भी। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहीं पे मैं इस टॉपिक को खत्म भी कर रही हूँ आज, और इसके वॉलपेपर पे मैंने कोशिश करी है कि मैं जमशेद जी की फोटो लगाऊं, इसलिए ताकि आप लोग उस चेहरे को बिल्कुल ध्यान में रख पाए और बिल्कुल मतलब घोल पाए अपने अंदर कि अच्छा ये थे वो जन जिन्होंने टिस्को का सपना देखा था और उसको पूरा करने वाले उनके बेटे थे। तो जितने भी बच्चे हैं जो अपने पिताजी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, भाई जमशेद जी के बेटे आपके लिए इंस्पिरेशन है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। कुछ हमने मोटिवेशनल भी सीखा, कुछ हमने इंस्पिरेशन देखा। इंस्पिरेशन, बहुत बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी कहानियां सुन के, जब अकेले जमशेद जी एक सपना देख के इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। ठीक, साथ ही में हमने बोर्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है आईटी इंडस्ट्री पर। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं दो टॉपिक्स एक लेक्चर में मर्ज कर दूंगी ताकि बच्चों को आसानी रहे, लेकिन अपने आप में टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है और समझाते समझाते इतना डिटेल में मैं पहुंच जाती हूँ कि
द लेक्चर इन इटसेल्फ बिकम्स अ फाइस। सो ट्यून रहिएगा कल के लिए। कल हम पढ़ेंगे आईटी इंडस्ट्री और उसके बाद हम कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो इसी चैप्टर के कंसर्न में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बने रहिएगा। पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, नॉलेज मिल रही है और एनसीईआरटी का थोड़ा स्ट्रेस कम हो रहा है तो लाइक करो। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख लेंगे, देख के छोड़ देंगे, पसंद भी आएगी ना तो मुझे पर्सनली तारीफ कर देंगे। मेरा जिन के पास नंबर है या जो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे, वो मुझे बोल देंगे मैम द वीडियो वाज वेरी एनकरेजिंग, इट वाज वेरी क्लियर, आवर डाउट्स वर ऑल क्लियर। ठीक है, लेकिन कोई लाइक नहीं करता है भाई, इतनी दुश्मनी क्यों है मुझसे? लाइक करो यहाँ पे सो दैट बाकी सारे बच्चे भी एक बार लेक्चर्स को सुने और उनका कुछ भला हो पाए। सब्सक्राइब करिए आप जितने भी लोग अपने ग्रुप के अपने फ्रेंड्स को और भी ऐसे लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी ऐसे एग्जाम की जिसमें एसएसटी आती है क्लास 9th और 10th की, उन्हें भी रेफर करो। ठीक है, शेयर करो बिकॉज एक विंग्स जो मेरा जो दूसरा चैनल है विंग्स डेयर टू फ्लाई, उसका एक मोटो है, बड़ा खूबसूरत सा मोटो है, शेयर एंड केयर। तो वो शेयर एंड केयर तो एड्यूफ्लाई पे भी चलना चाहिए और विंग्स डेयर टू फ्लाई पे भी चलना चाहिए। So बने रहिए, stay healthy, God bless you all and stay active, stay tuned, which is very important. Follow all lectures, कोई भी लेक्चर मिस होता है प्लेलिस्ट है, ऊपर ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऊपर ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट पर जाओगे ना सारा चैप्टर आपको सब सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। ज्योग्राफी अलग मिलेगा 10th का, हिस्ट्री 10th का अलग मिलेगा, सिविक्स अलग मिलेगा। एक बार जाओ वहां ब्राउज करो, वहां कोशिश करो वहां से खोलने की। फिर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत शर्माइएगा। सो बाय बाय।